आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि उसकी नजर अपने पैरों पर गई। इसमें काफी खूबसूरती से मेहंदी लगी हुई थी। इतनी खूबसूरत थी मेहंदी देखकर आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह जल्दी से अपने पैरों को अपनी मेहंदी लगे हुए हाथ, जिसमें कि कल की मेहंदी लगी हुई थी, मेहंदी सूख चुकी थी, छूते हुए बोली, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, इतनी खूबसूरत मेहंदी, लेकिन यह मेरे पैरों में किसने लगाई? तभी आशी ने देखा उसके पैरों की मेहंदी अभी गीली है और आशी ने तुरंत ही अपनी नजर घुमाकर कृष की तरफ देखा और अब उसे समझ में आ चुका था कि यह मेहंदी उसको कृष ने ही लगाई है। वह जल्दी से मेहंदी बिगड़ने के डर से अपने पैरों को वापस नीचे लटका लेती है और अब वह सोए हुए कृष के गालों पर किस करते हुए बोली, ओ मेरे प्यारे साइको, तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम इतना खुश क्यों हो फायरफ्लाई? कहते हुए कृष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अरे साइको, तुम जाग गए, सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। लेकिन तुम्हें पता है साइको, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे पैरों में कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है, सच सच बताओ, यह तुमने किया है ना? अच्छी लगी? कृष एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बहुत अच्छी लगी साइको, तुम्हें पता है तुम ना सुपर टैलेंटेड हो, तुम इतना कुछ कैसे कर लेते हो? मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ। कहते हुए आशी मासूम बच्चों जैसा चेहरा बना लेती है और तभी वह एक बार फिर अपनी मेहंदी देखते हुए बोली, लेकिन साइको, मुझे अब वॉशरूम जाना है और मेरे पैरों की मेहंदी गीली है, अगर मैं नीचे उतरी तो यह बिगड़ जाएगी, प्लीज तुम मुझे ले चलो ना, मुझे जल्दी फ्रेश होना है। तुम्हें पता है मैंने कल रात को खाना भी नहीं खाया था, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कहते हुए आशी ने अपने होठों का छोटा सा पाउच बना लिया और उसकी बात सुनकर क्रिश धीरे से अपने बिस्तर से उठा। उसने आशी को अचानक ही अपनी गोद में उठाया। आशी ने इस वक्त क्रिश की शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथों की मेहंदी पूरी तरह सूख गई थी, इसलिए झड़ रही थी और क्रिश इस वक्त सिर्फ अपने पैंट में था। क्रिश ने बड़ी ही सावधानी के साथ उसे अपनी गोद में उठाए हुए बाथरूम में लेकर आया और आशी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी मेहंदी वॉश की। आशी ने अपनी मेहंदी देखी तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि उसकी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आया था। वह खुश होते हुए क्रिश को अपनी मेहंदी दिखा रही थी, लेकिन क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन उसके टूथब्रश में पेस्ट लगाकर उसे देता है। आशी सिंक पर बैठी हुई थी, उसने अपना ब्रश करना शुरू कर दिया था। तब तक क्रिश उसके कपड़े रिमूव करने लगा, जो देखकर आशी ने जल्दी से क्रिश का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट थी, जिसे देखकर क्रिश उसे अपनी कोल्ड नजरों से घूरते हुए बोला, फ्रेश नहीं होना क्या? क्रिश की बात समझकर आशी ने धीरे से अपने हाथ हटाए तो क्रिश उसे एक टॉवल से क्लीन करने लगा। उसने उसके पैरों का खास ख्याल रखा था क्योंकि आशी के घुटनों से थोड़ा नीचे तक मेहंदी लगी हुई थी। थोड़ी ही देर में आशी फ्रेश हो चुकी थी। क्रिश उसे बाथरूम में लपेटकर अपनी गोद में उठाए हुए कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाकर खुद भी फ्रेश होने चला गया। तब तक आशी यूं ही बाथरोब पहने हुए बेड पर बैठे हुए अपनी मेहंदी देख रही थी। थोड़ी ही देर में क्रिश भी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और आशी को अपने साथ क्लोजेट रूम में ले जाकर उसे अपने हाथों से रेडी करने लगा। क्रिश ने आशी को एक स्काई ब्लू कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनाई ताकि उसके पैरों की मेहंदी खराब ना हो। यह फ्रॉक हाफ स्लीव के थे, जो आशी पर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अब कृष ने आशी के बालों को कॉम करके उसकी हाई पफ बनाया और पीछे के बालों को पोनीटेल किया। आशी के सिल्की बालों में यह हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने आशी के कानों में छोटे छोटे मोतियों वाले इयररिंग्स पहनाए। आशी ने धीरे से हल्का सा सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजाया और अब आशी का लुक कंप्लीट था। बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा था, इसलिए कृष ने फ्रॉक के ऊपर से ही आशी को एक स्वेटर पहनाया हुआ था, जो कि काफी हद तक स्टाइलिश था। आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, उसकी नजर तो बस अपनी मेहंदी पर ही टिकी हुई थी। आशी को रेडी करने के बाद क्रिश उसे वहीं बैठे रहने का कहकर
खुद रेडी होने चला गया। थोड़ी ही देर में वह एक ग्रे शर्ट, ब्राउन पैंट, जेल से सेट किए हुए बाल और पैरों में बूट पहनकर रेडी होकर आशी के सामने आया। क्रिश आशी को अपनी गोद में दोबारा उठाकर जैसे ही कमरे में आया, तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। क्रिश ने आशी को सोफे पर बिठाया और कमरे का दरवाजा जाकर खोला तो बाहर पीटर अपना सर झुकाए बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ क्रिश को ग्रेट करते हुए बोला, किंग नीचे हॉल में सर आपको ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट कर रहे हैं। पीटर की बात सुनकर क्रिश ने हाँ में सर हिलाया। अब पीटर चुपचाप वहां से चला गया। अब क्रिश वापस कमरे में आया और आशी को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। आशी ने भी गिरने के डर से क्रिश के गले में अपनी बाहें लपेट ली और अब क्रिश अपने कमरे में से निकलकर कॉरिडोर के रास्ते होते हुए सीढ़ियों के रास्ते हॉल की तरफ आ रहा था और तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे लगभग सभी लोगों की नजर ऊपर क्रिश और आशी की तरफ गई। आशी को क्रिश की गोद में देखकर सभी की आंखें जो कि ऊपर उठी हुई थी, उन्होंने दोबारा अपनी नजर नीचे कर ली क्योंकि क्रिश को कोई 2 मिनट से ज्यादा देखे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब क्रिश आशी को अपनी गोद में लिए हुए अपने हेड चेयर के बगल में आशी वाली चेयर पर बिठा देता है और खुद हेड चेयर पर आकर बैठ जाता है। तभी निकिता, नताशा, एना और गौरी की नजर आशी के हाथों की मेहंदी पर गई और उन लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह आशी, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो बहुत अच्छा आया है, किसी की नजर न लगे। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? और तभी गौरी जल्दी से एक्साइटेड होते हुए बोली, मैं बताऊं, इसका मतलब है कि क्रिश जीजू आपको बहुत प्यार करते हैं। गौरी की बात सुनकर आशी हैरानी से गौरी की तरफ देखते हुए बोली, हैं, सच्ची, तुझे कैसे पता? तू यह बता दादी अम्मा, तुझे यह बात किसने बताई? अरे दीदी, कल ना हम सब नीचे हॉल में मेहंदी लगवा रहे थे तो निकिता आंटी ने बताया, देखो नताशा दीदी की मेहंदी का रंग भी कितना अच्छा आया है। और गौरी की बात सुनकर आशी की नजर नताशा की मेहंदी पर गई, जिसे देखकर आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे वाह, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है नताशा। आशी की बात सुनकर नताशा ने अपनी मेहंदी देखी और उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने तिरछी नजर से रॉकी को देखा और शर्म से अपनी नजर नीचे कर ली। रॉकी भी नताशा को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी गौरी की नजर आशी के पैरों की मेहंदी पर गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह आशी दीदी, आपके पैरों पर तो बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। आपने खुद लगाई क्या? क्योंकि कल तो नहीं थी। और गौरी के सवाल पूछने पर आशी जल्दी से मुस्कुराते हुए बोलने को हुई, यह मेहंदी मैंने नहीं बल्कि यह तो साइको। शट अप फायरफ्लाई, चुपचाप खाना खाओ, अभी तो तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। कहते हुए क्रिश ने अपना गला साफ किया और आशी की डांट लगाई। क्रिश की डांट सुनकर आशी जल्दी से खामोश हो गई, लेकिन उसकी बात का मतलब सब समझ चुके थे। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। सब घूर कर क्रिश को देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो। बच्चों से लेकर सभी बड़े भी क्रिश को अजीब नजरों से देख रहे थे। क्रिश चुपचाप अपनी नजर नीचे किए हुए बिना किसी एक्सप्रेशन ब्रेकफास्ट कर रहा था और तभी सबकी नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर उसने वार्निंग लुक देते हुए कहा, लगता है आज किसी को भूख नहीं है। पीटर, डाइनिंग टेबल खाली करो। और क्रिश की गरजती हुई आवाज सुनकर सभी जल्दी से अपना सर नाम में हिलाते हुए ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, हमें भूख लगी है। और अब सभी धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी निकिता ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, आप लोगों को याद है ना, आज ही शादी है और बारात डेविडसन विला से निकलकर सिंघानिया विला आएगी, तो शादी की तैयारी के लिए हमें जल्दी सिंघानिया विला जाना होगा। तो जितने भी लोग लड़की वालों की साइड से हैं, ब्रेकफास्ट करके चलने की तैयारी करो फास्ट। अब निकिता की बात सुनकर आशी, जो कि अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसके हाथ रुक गए। उसने अपनी नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखा तो क्रिश भी आशी को देखते हुए अपनी पलकें झटका देता है, जो देखकर आशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रॉकी और नताशा भी एक दूसरे को देख रहे थे
थोड़ी ही देर में सभी ब्रेकफास्ट कर चुके थे और अब एक बार फिर घर के वह लोग जो लड़की वालों की साइड से थे, आशी, नताशा, निकिता, गौरी, याना, अथर्व, रुद्र वापस सिंघानिया विला जाने के लिए तैयार हो गए। क्रिश के ऑर्डर पर राका खुद स्पेशल सिक्योरिटी के लिए उन लोगों की टीम के साथ जा रहा था। सभी लोग वहां से निकलने लगे। क्रिश खुद आशी को अपनी गोद में लिए हुए उसे गाड़ी में ले जाकर बैठाता है और उसके सर पर प्यार से सहलाते हुए बोला, आराम से जाना और कोई शरारत नहीं, ओके। क्रिश की बात सुनकर आरशी ने धीरे से सर हिलाते हुए पूछा, साइको, तुम जल्दी आओगे ना? और आशी की बात को सुनकर आसपास खड़े सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। यह लड़की सचमुच पागल है। कुछ घंटों की बात है और इतने में ही परेशान हो जाती है। क्रिश ने धीरे से आशी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पलके झटका दी और वही नताशा जाने से पहले रॉकी को देख रही थी। तभी रॉकी नताशा के पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मैं जल्दी आऊंगा, मेरा इंतजार करना। रॉकी की बात सुनकर नताशा भी मुस्कुरा दी। इधर एक तरफ सभी लोग गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ याना के फोन पर किसी की कॉल आई। इस नंबर को देखने के बाद याना थोड़ी परेशान हो गई और वह जल्दी से एक साइड जाकर फोन रिसीव करती है। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं कुछ भी करके आ जाऊंगी, तुम रेडी रहना। फिलहाल मैं एक शादी में जा रही हूँ, सही मौका देखकर मैं वहां से निकल जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ, कहकर याना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अब वह काफी परेशान लग रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और तभी अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याना तुरंत घबरा गई। उसने पलटकर देखा तो सामने गौरी थी। याना के चेहरे पर घबराहट देखकर गौरी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अरे दीदी रिलैक्स, मैं हूँ, आप इतना डर क्यों रही हो और आपको ये पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है? गौरी के सवाल पूछने पर याना थोड़ा घबराते हुए उसे बहाना बनाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, वह थोड़ी सी मुझे हल्का सा सर में दर्द हो रहा है, बस और कुछ नहीं। तुम चलो मैं आती हूँ। सर दर्द हो रहा है? दीदी अगर सर दर्द हो रहा है तो आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। इतना कहकर गौरी वहां से जाने को हुई, तभी याना उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने मेडिसिन ले ली है, चलो चलो, हमें लेट हो रहा है, शादी की तैयारी भी करनी है। और इतना कहकर याना बहाने से गौरी के साथ चली गई। अब सभी लोग गाड़ी में बैठकर सिंघानिया विला के लिए निकल गए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए आशी और नताशा की एक गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी को राका खुद ड्राइव कर रहा था और राका की बगल में एक बॉडीगार्ड बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी के आगे और पीछे एक एक बॉडीगार्ड की गाड़ी थी। बॉडीगार्ड की गाड़ियों के पीछे रुद्र और निकिता वाली गाड़ी थी, जिसमें वह लोग अथर्व के साथ बैठे थे। गौरी और याना लास्ट वाली गाड़ी में थे। क्रिश ने उन सभी की सिक्योरिटी का फुल इंतजाम कर रखा था। थोड़ी ही देर में वह लोग सिंघानिया विला पहुंच चुके थे, जहां इवेंट ऑर्गेनाइजर ने पहले ही शादी की सारी तैयारी कर रखी थी। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज चुके थे। निकिता ने दुल्हनों को तैयार करने के लिए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था और उन दोनों दुल्हनों का लहंगा बहुत ही खूबसूरत था। आशी ने मेहरून कलर का खूबसूरत लहंगा सिलेक्ट किया था और नताशा का रेड कलर का लहंगा था। दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे, बस कलर अलग था। दुल्हन रेडी हो रही थी। गौरी और याना भी अपनी जगह पर रेडी हो रहे थे, लेकिन न जाने क्यों याना कुछ परेशान थी और यह चीज गौरी को थोड़ी अटपटी लग रही थी। गौरी के पूछने पर याना ने बहाना बनाते हुए कहा, गौरी सुनो मेरी बात, मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए इससे पहले कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। याना की बात सुनकर गौरी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अरे दीदी आपकी तबीयत खराब होती जा रही है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, वैसे भी बारात आते आते शाम के 6 बज जाएंगे, तब तक तो हम आ ही जाएंगे, चलो मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। और गौरी की बात सुनकर याना उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं गौरी, तुम मेरे साथ आकर क्या करोगी, बस छोटा सा चेकअप है, मैं करवा कर आऊंगी, वैसे भी शादी विवाह का घर है, अगर नताशा और क्वीन को किसी चीज की जरूरत हो
तो उन्हें देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बेचारी मिसेस सिंघानिया अकेले कितना कुछ करेगी। तुम मेरी चिंता छोड़ दो, मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड को लेकर चली जाऊंगी। और सुनो, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, खामखा सब लोग परेशान होंगे। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? और इतना कहकर याना गौरी की कोई बात सुने बिना ही तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। इस वक्त याना ने एक वाइट कलर का गाउन पहन रखा था और खुले बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करके साइड पार्टीशन कर रखा था। वह जल्दी से पार्किंग एरिया में आई और एक ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, सुनो, मेरा एक जरूरी सामान रह गया है, मुझे लेने के लिए जाना होगा, तुम चलो मेरे साथ। याना की बात सुनकर ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी निकाल दी और याना जल्दी से गाड़ी में बैठी। गाड़ी को जैसे ही ड्राइवर ड्राइव करके विला से बाहर निकालता है, तभी दूर खड़े राका की नजर गाड़ी में बैठ रही याना पर पड़ चुकी थी। वह जल्दी से दौड़ते हुए उस जगह तक आया कि याना को रोक कर पूछ सके कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन तब तक याना की गाड़ी निकल चुकी थी और अब वह कंफ्यूज होते हुए अपने आप से बोला, यह याना लुइस अकेले कहाँ जा रही है, वह भी शादी के घर में। अब राका ने अपने पास खड़े एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, सुनो, उस गाड़ी का पीछा करो और पता लगाओ वह गाड़ी कहाँ जा रही है। और हाँ, ध्यान देना किसी को शक भी ना हो। जो भी खबर मिलती है मुझे इन्फॉर्म करो। यस सर कहकर वह बॉडीगार्ड अपनी बाइक लेकर याना की गाड़ी के पीछे निकल गया। तभी राका का ध्यान अपने पॉकेट में रखी हुई उस प्रेगनेंसी किट की तरफ गया। राका ने तुरंत ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट अपने पॉकेट से निकालकर उसे देखना शुरू किया। वह अभी उसे देख ही रहा था, तभी क्रिश की कॉल आई और राका ने प्रेगनेंसी टेस्ट किट से अपना ध्यान हटाकर चलते चलते क्रिश से बात करनी शुरू कर दी। यस किंग, यहाँ सब ठीक है। यस किंग, मैं अलर्ट हूँ, कहते हुए राका क्रिश को यहाँ की खबर दे रहा था। और उसने जैसे ही फोन रखा तभी अचानक ही वह किसी से टकराया, जिसके कारण उसके हाथ में रखा हुआ प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसके पैरों के पास ही गिर गया। तभी उसकी नजर सामने अथर्व पर गई, जो कि राका के टकराने पर माफी मांगते हुए बोला, ओह सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम ठीक तो हो राका? मैं ओके हूँ, कहते हुए राका धीरे से झुककर फ्लोर पर गिरा हुआ वह प्रेगनेंसी टेस्ट किट उठाने लगा। तभी अथर्व का ध्यान भी उस किट पर गया और वह राका से पहले झुककर वह किट उठाकर राका को देते हुए बोला, अरे यह प्रेगनेंसी टेस्ट किट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? राका, तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ओहो, समझ गया, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। अब यह मत कहना राका कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। अरे वाह, मान गए, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है। मुझे तो लगा था कि तुम भी हमारी तरह बैचलर हो। लगता है यहाँ सब के सब मिंगल है, सिर्फ मैं और बेचारा समर ही सिंगल रह गए। हे भगवान, हमारे ऊपर भी दया दिखा दो। वैसे राका, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार, जरा हमें भी तो बताओ कौन है वह खुश नसीब जिस पर हमारे राका का दिल आ गया। कहते हुए अथर बड़े ही फ्रेंडली होकर राका के कंधे पर हाथ लपेटने लगा और तभी उसकी बात सुनकर राका थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? अथर ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी, चोरी और सीना जोरी? नहीं बताना तो मत बता यार, झूठ तो मत बोल। कौन सी गर्लफ्रेंड? कहाँ की गर्लफ्रेंड? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तू मेरी बात समझ ही नहीं रहा। अरे अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो यह बता, यह रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे है? डोंट टेल मी कि तू खुद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहा था। तो चल यही बता दे कि इस बच्चे की माँ कौन है, जिसके बच्चे का तू बाप बनने वाला है। कहते हुए अथर राका की लगभग टांग खींचने लगा और अब अथर की बातें सुनकर राका फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने गुस्से से अथर के हाथ को अपने कंधे से हटाकर अपनी आंखें छोटी करके कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो अथर? साफ साफ कहो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम जानते हो यह चीज क्या है? और राका के गुस्से को देखकर अथर ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी बकवास कर रहे हो राका? इस चीज को तुम हाथ में लेकर घूम रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि यह क्या है। साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो, अरे यह प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, समझे? और अथर की बात सुनकर राका काफी हैरान रह गया।
वह जैसे ही अथर्व से कुछ पूछने वाला था तभी पीछे से निकिता ने अथर्व को आवाज दी और जल्दी से अपने पास बुलाया। अथर्व बेटा यहाँ आओ, डैडी को तुमसे कुछ काम है। आई एम कमिंग मॉम कहकर अथर्व अभी जल्दी से वहां से निकल गया और उसकी बात सुनकर राका अपनी शॉकिंग कंडीशन में खड़ा था। उसने उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर यह प्रेगनेंसी टेस्ट किट याना के पास क्या कर रही थी और यह चीज क्या सचमुच वही है जो अथर्व ने बताया। तभी राका ने जल्दी से अथर्व के बताए मुताबिक इंटरनेट पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया और जो भी रिस्पांस इंटरनेट पर मिला उसे देखकर राका की आंखें हैरानी से फैल गई। व्हाट? इसका मतलब याना प्रेग्नेंट है? तो क्या उस बच्चे का बाप मैं हूँ? इन शब्दों को कहते हुए राका को यकीन नहीं हो रहा था कि वहीं दूसरी तरफ डेविडसन विला में खुशियों का माहौल था। राहुल और ऐना बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके दोनों बेटों की शादी थी, वह भी पूरे धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज से। क्रिश और रॉकी आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। दोनों भाइयों ने बिल्कुल एक जैसी ही शेरवानी पहन रखी थी, गोल्डन शेरवानी और व्हाइट पजामा। उनके पॉकेट पर रेड गुलाब लगा हुआ था, सर पर सेहरा। क्रिश ने आशी के लहंगे के कलर का कंधे पर शॉल ले रखा था और रॉकी ने नताशा के लहंगे के मैचिंग का रेड शॉल अपने कंधे पर रख रखा था। दोनों ही सर पर सेहरा और पगड़ी बांधकर बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। निक ने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर के साथ बालों को जेल से सेट कर रखा था। हैना ने एक बहुत ही खूबसूरत रेड साड़ी पहन रखी थी और राहुल ने 5 पीस ब्लैक सूट पहन रखा था। हैना ने आगे बढ़कर अपने हैंडसम बेटों की नजर उतारी और अपनी आंखों से काजल निकालकर उनके कानों के पीछे लगाया। ओ माय गॉड, किसी की नजर ना लगे, मेरे बेटे कितने हैंडसम हैं। तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन रॉकी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। थोड़ी ही देर में बारात डेकोरेशन विला से निकल चुकी थी। गाड़ियों की एक लंबी लाइन फूलों से सजी हुई एक के बाद एक साइड में दौड़ने लगी। सबसे आगे बॉडीगार्ड की गाड़ी थी, उसके पीछे क्रिश की गाड़ी और उसके पीछे रॉकी की। उन दोनों की लग्जरियस गाड़ियों के बाद ऐना और राहुल की गाड़ी थी। उधर दूसरी तरफ गौरी ने भी शोर मचा दिया था क्योंकि राहुल से बात करके उसे पता चल चुका था कि दुल्हनों की गाड़ी यानी कि बारात निकल चुकी है और अब हर बीते वक्त के साथ दुल्हनों के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हालांकि आशी तो पहले ही 2 बार शादी कर चुकी थी, लेकिन नताशा के लिए यह फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन जिसका सपना उसने न जाने कब से देखा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट। दोनों ही दुल्हन एक दूसरे के साथ बैठी हुई थी और दोनों के चेहरे की घबराहट देखकर गौरी मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह दीदी, आप दोनों तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे पहली बार अपने होने वाले दूल्हे को देख रहे हो। नताशा दीदी का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आशी दीदी, आप इतना क्यों घबरा रही हो? आप कौन सा क्रिश जीजू से पहली बार शादी कर रहे हो? और गौरी की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, चुप कर गौरी की बच्ची, पहली शादी नहीं है तो क्या हुआ? घबराहट तो होती है ना। और मैं घबरा नहीं रही हूँ, नर्वस हो रही हूँ। पता नहीं मैं खूबसूरत लग रही हूँ या नहीं। मुझे तुझे पता है, मुझे ना अपने साइको के लिए सबसे सुंदर लगना है। मुझे उसके साथ डांस भी करना है। मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। अब तक हमारी 2 बार शादी हुई है, लेकिन किसी ने भी हमारी फोटो नहीं खींची। लेकिन इस बार मैं बहुत सारी फोटो निकलवाऊंगी और फिर सारे फोटो को फ्रेम करके अपने पूरे कमरे में सजा दूंगी और फिर डेविडसन विला हॉल में भी एक बड़ी सी फोटो चिपका पाऊंगी ताकि डेविडसन विला में जितने भी लोग आए सबको पता चले कि साइको मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? और आशी की बात सुनकर गौरी मुंह बनाकर हंस रही थी। उसने नताशा की तरफ देखते हुए पूछा, अरे नताशा दीदी, आशी दीदी ने तो अपनी सारी बात बता दी कि वह फोटो खिंचवाने के लिए जीजू से दोबारा शादी कर रही है। ओ सॉरी, दोबारा नहीं बल्कि तिवारा। लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि आप रॉकी भैया से क्यों शादी कर रही हो और शादी को लेकर आपकी क्या-क्या प्लानिंग है। अच्छा वह छोड़ो, आपको पता है आप अभी कितने खूबसूरत लग रहे हो।
अगर रॉकी जीजू ने आपको इस तरह देख लिया ना तो पक्का वह बेहोश हो जाएंगे। और गौरी की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, वाह गौरी की बच्ची, जरा सोच समझ कर बोल, वह खूबसूरत लग रही है या चुड़ैल जो रॉकी उसे देखकर बेहोश हो जाएगा। तुझे तो कहना चाहिए कि रॉकी उसे देखकर देखता ही रह जाएगा। आशी की बात सुनकर गौरी अपने निचले होठों को दांतों से काटते हुए बोली, ओह सॉरी, चमड़े की जुबान है, फिसल गई। तभी नताशा जो कि नर्वस बैठी थी, वह अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए गौरी और आशी से बोली, यार आशी, गौरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। जरा देखो ना, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। और नताशा को नर्वस होते हुए देखकर आशी और गौरी जोर जोर से हंसने लगे। लड़कियां आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक ही वहां शोर हुआ कि बारात आ चुकी है। पटाखे और आतिशबाजियों की आवाज आ रही थी। लाउड म्यूजिक के साथ कई सारी गाड़ियों की आने की आवाज आ रही थी। और यह सब सुनकर गौरी जल्दी से बालकनी की तरफ दौड़ी। उसने बालकनी से देखा तो बारात आ चुकी थी और अब उसने कमरे में बैठी हुई दोनों दुल्हनों को इस बारे में बताया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बारात आ चुकी है और हमारे दोनों दूल्हे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल शहजादों की तरह। सच्ची, तू सच कह रही है गौरी। चल चल, हम भी देखते हैं, कहकर वह दोनों लड़कियां दौड़ने लगी। तभी गौरी उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे अरे, क्या कर रहे हो आप दीदी, इस तरह मत दौड़ो। जब दूल्हे धमाकेदार लग रहे हैं तो आप लोगों को भी तो धमाकेदार एंट्री करनी चाहिए। इस तरह बालकनी से देखकर कुछ नहीं होगा। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि दोनों दूल्हों के होश उड़ जाए। होश उड़ जाए मतलब? आशी और नताशा कंफ्यूजन से गौरी की तरफ देखने लगे। गौरी ने मुस्कुराकर उन दोनों से जो कहा वह सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए और अब दोनों नर्वस होते हुए बोली, अरे तू यह क्या कह रही है गौरी? क्या ऐसा करना सचमुच अच्छा होगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा साइको एक बार फिर सबके सामने मुझे डांटने लगे। अरे दीदी, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि बहुत मजा आएगा। चलो ना दीदी, करते हैं प्लीज। कहते हुए गौरी नताशा और आशी से जिद कर रही थी और तभी आशी खिड़की के पीछे से छुपकर धीरे से क्रिश को देखती है तो उसकी आंखें तो क्रिश पर ही थम गई। नताशा भी धीरे से रॉकी को देखती है तो बस देखती ही रह गई, क्योंकि रॉकी और क्रिश दोनों सफेद घोड़े पर बैठकर सर पर सेहरा बांधे असल जिंदगी के राजकुमार लग रहे थे, जो सफेद घोड़े पर अपनी दुल्हन लेने आए थे। उन दोनों का चेहरा शेरवानी से ढका हुआ था। दोनों के कपड़े लगभग एक जैसे थे, लेकिन उनके शॉल से उन्हें पहचानना बहुत आसान था। दोनों ही लड़कियां अपने अपने दूल्हे को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी और तभी उनकी नजर मेन एंट्रेंस पर गई, जहां निकिता अपने हाथों में आरती की थाली लिए दोनों दूल्हों का इंतजार कर रही थी। दोनों दूल्हे घोड़े से उतरकर धीरे से निकिता के सामने आए तो निकिता मुस्कुराकर दोनों की आरती उतारती है। उन्हें तिलक किया। लड़कों ने अपना सेहरा हल्का सा अपने चेहरे के से हटाया तो उनका इंग्लिश वाइट फेयर स्किन आज बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। आशी और नताशा तो उनकी हैंडसम चेहरे को देखती ही रह गई और तभी आशी और नताशा ने एक दूसरे को देखते हुए कहा, यार नताशा, यह हमारी तुलना इनकी एंट्री तो बहुत ज्यादा धमाकेदार है, तो क्या हमारी एंट्री फीकी फीकी होगी? भाई आखिर हम भी तो इस कहानी की हीरोइन हैं, हमारी एंट्री भी बहुत स्पेशल होनी चाहिए। बोलो तुम क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक आशी, चलो दिखा दें। अगर वह दोनों हॉलीवुड सुपरस्टार हैं तो हम भी हिंदुस्तानी हैं और देसी गर्ल का जलवा उन दोनों को भी देखना बनता है। तो चलो आज उनके होश उड़ा देते हैं। कहते हुए दोनों बहनों ने हाथ मिलाया और गौरी पीछे से उछलते हुए ताली बजा रही थी, अब आएगा मजा। तो दोस्तों, आखिर कैसी होगी आशी और नताशा की धमाकेदार एंट्री? देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।